साधना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। साधना की चाची बहुत लालची स्वभाव की थी। वो साधना को एक आंख पसंद नहीं करती थी। एक दिन साधना अपनी चाची के साथ बाजार से निकल रही थी। तभी वहां के बदमाश जग्गा ने उनका रास्ता रोक लिया और साधना पर बुरी नजर डालने लगा। ओए होए, क्या अदा है? जरा हम पर भी मेहरबान हो जाओ साधना रानी। चाची, ये जग्गा मुझे फिर से परेशान कर रहा है। जग्गा दादा, बच्ची है, थोड़ा प्यार से बात किया करो। घर आओ, चाय पानी पियो, फिर आराम से बात करेंगे। अभी हम चलते हैं। चाची, आप उस गुंडे से इतने प्यार से बात क्यों कर रही थी? प्यार से बात ना करती तो क्या लड़ाई करती? अरे वो शहर का गुंडा है, उससे पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और तू भी ध्यान से सुन ले, घर जाकर ये बात अपने चाचा को बिल्कुल भी मत बताना। अरे भाई, गुंडों से बनाकर रखनी पड़ती है, शहर में अपना रौब रहता है। साधना की चाची के मन में न जाने क्या चल रहा था। वो जग्गा दादा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेती थी, बल्कि उसे और बढ़ावा देती थी। साधना के चाचा को कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ा। मौका देखकर साधना की चाची ने जग्गा को घर आने का न्योता दे दिया। अरे आओ जग्गा दादा, आओ, देखो आज साधना ने अपने हाथों से पूरी पकवान बनाए हैं। चाची ने इस गुंडे को घर बुला लिया। अगर चाचा घर पर होते तो वो कभी भी इस गुंडे को घर में ना घुसने देते। अरे भाई, जिसने बनाया है उसे बुला तो लो, हैं? अपने हाथों से ही मुझे खिला देगी। जग्गा दादा, मजाक करने में भी आप नंबर 1 हो। मैं साधना को अभी बुलाती हूँ। साधना की चाची जबरदस्ती साधना को जग्गा के सामने खड़ा करती है और साधना मन मार कर जग्गा को खाना परोसती है। जग्गा खाना खाकर चला जाता है। साधना अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। साधना के चाचा को गए 2 दिन बीत गए थे। एक दिन साधना देखती है उसकी चाची ने जग्गा को घर पर बुलाया है और वो जग्गा से कुछ बात कर रही है। जग्गा दादा, चिंता मत करो, साधना के चाचा भी 2 दिन बाद आएंगे। तुम कल ही साधना को उठाकर ले जाओ और याद रहे, ये नोटों की गड्डी देना मत भूलना। उसके बाद तुम साधना का जो मर्जी करो, उसे प्यार करो या उसे बेचो, मुझे तो बस पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं कल अपने आदमियों के साथ आऊंगा और इसको पकड़कर यहाँ से दूर ले जाऊंगा। साधना अपनी चाची और जग्गा दादा की बातों को सुनकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। साधना के पास थोड़े बहुत पैसे थे जिनसे वो टिकट लेकर एक बस में बैठ जाती है। वो बस शिमला की थी। साधना शिमला पहुंच जाती है। साधना के पास पैसे खत्म हो गए थे। वो इधर उधर भटक रही थी। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर साधना बिल्कुल अकेली थी। साधना एक पहाड़ी के रास्ते सड़क पर चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक मोमोज की दुकान पर पड़ती है। साधना वहां पहुंचती है और बेहोश हो जाती है। अरे, ये लड़की कौन है? ये तो बेहोश हो गई। इसे दुकान के अंदर लिटा देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी साधना को दुकान के अंदर ही लिटा देते हैं। कुछ देर बाद साधना को होश आता है और वो अपने बारे में रोते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी को बताती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति शिमला में मोमोज की दुकान चलाता था और अपनी पत्नी के साथ मोमोज बनाकर बेचता था। साधना अपने बारे में बताते हुए रो पड़ती है। रो मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम्हें अब वापस अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मेरी इतनी मदद की। एक मेरी चाची जिन्होंने मुझे उस बदमाश के हाथों बेचना चाहा। बाबा, मैं कैसे अपना दुख भूलूंगी। बेटी, वक्त सारे जख्म भर देता है। हमारा भी बेटा बहू के साथ हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों बूढ़े पत्नी पत्नी भी हिम्मत हार चुके थे। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर हम बिल्कुल अकेले थे। फिर हम दोनों ने ये मोमोज बनाकर बेचने का काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई और हमने एक दूसरे के सहारे जीना सीख लिया। बाबा, मैं भी आपकी मोमोज बनाने के काम में मदद करूंगी। आप मुझे मोमोज बनाना सिखाएंगे ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हें मोमोज बनाने जरूर सिखाऊंगा। साधना उन बुजुर्ग पति पत्नी से मोमोज बनाना सीख गई थी। अब वो भी उन्हीं की तरह अच्छे मोमोज बना लेती थी और वो उनकी सहायता भी करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। साधना को उन पति पत्नी के पास रहते हुए 1 साल बीत जाता है। साधना ने मोमोज की दुकान पूरी तरह से संभाल ली थी।
अब तो उन बुजुर्ग पति पत्नी को भी दुकान की कोई चिंता नहीं रहती थी। साधना ने अपना पिछला सारा दुख भुलाकर अब अपने नए जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन साधना मोमोज की दुकान पर ग्राहकों को मोमोज की प्लेट बनाकर दे रही थी। अचानक उसने अखबार में एक इश्तेहार देखा जिसमें उसके चाचा ने साधना की फोटो लगा रखी थी और लिखा था कि साधना, तुम जहां कहीं भी हो मेरे पास वापस लौट आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा, मेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मैं अपने चाचा से मिलना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम चाहो तो अपने चाचा से मिलकर वापस आ सकती हो। साधना अपने घर वापस लौटती है, पर घर के बाहर भीड़ लगी हुई देख साधना को पता चलता है कि उसके चाचा अब इस दुनिया में नहीं है। साधना की चाची साधना से लिपटकर बहुत रोती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। साधना, मुझे माफ कर दे, आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया से गए हैं। तेरे चाचा को पता चल गया था कि मैं तुझे जग्गा दादा के हाथों बेचना चाहती थी। तेरे चाचा ने जग्गा को पुलिस के हवाले कर दिया, पर वो तेरी याद में दिन पर दिन बीमार होते चले गए। आज तेरे चाचा मेरे कारण इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। मैं ही लालची थी जो पाप करने चली थी। अपने चाचा के गुजर जाने के बाद साधना अपनी चाची को अपने साथ शिमला ले जाती है और फिर से मोमोज बेचने का काम शुरू कर देती है। साधना की चाची उसे ये सब करते देख अपने किए बुरे कर्मों पर रो पड़ती है। बेलापुर गांव में सपना नाम की महिला अपने पति अशोक और अपनी बूढ़ी सास सावित्री के साथ रहती थी। वो तीनों एक छोटे से कच्चे घर में रहा करते थे। जब से सपना ब्याह कर ससुराल आई, तब से उसकी सास बीमार रहने लगी। इसलिए सावित्री को लगता था कि उसकी बहू अपशगुनी है और उसके कदम घर में पड़ते ही वो बीमार पड़ गई है। इसलिए वो बिस्तर पर पड़े पड़े भी अपनी बहू को कुछ न कुछ ताने देती रहती। जब से ये मनहूस इस घर में आई है, मेरे शरीर का तो नाश ही हो गया। ना जाने कैसे कदम पड़े हैं इसके घर में। अशोक दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाता था, लेकिन उसे मजदूरी से जो पैसे मिलते वो माँ की दवाइयों और घर खर्च में खत्म हो जाते। सपना के पड़ोस में ही उसकी जेठानी अनीता रहती थी, जिसे अपनी सास से कोई मतलब नहीं था। अनीता के पति का खुद का खेत था, जिस पर वो भुट्टो की फसल किया करता था। एक रोज सपना अपने पति अशोक से, सुनिए जी, मेरी विमला मौसी है ना, वो रामनगर वाली, उनकी बेटी गुड्डी की शादी है, तो आप मुझे एक सस्ती सी कोई नई साड़ी दिलवा देंगे? तुम जानती हो ना सपना, माँ की दवाइयों का खर्च और तुम लोगों के खाने पीने का खर्चा, ऊपर से मजदूरी का ये काम जिसमें ये भी नहीं पता रहता कि कल काम भी मिलेगा या नहीं। भला ऐसे में साड़ी कहाँ से आएगी? शादी को 2 साल हो गए हैं जी, ब्याह पर जो साड़ी बनी थी वही है अभी तक मेरे पास। एक साड़ी तो मांगी आपसे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर अशोक काम पर चला गया। सपना घर के कामकाज में लग गई। उस रोज अशोक को दिहाड़ी का काम मिला तो उसने ओवर टाइम करने की सोची। ओवर टाइम लगाऊंगा तो थोड़े पैसे बन जाएंगे, फिर मैं सपना को नई साड़ी दिलवा पाऊंगा। यही सोचकर अशोक देर रात तक काम करने लगा, लेकिन लगातार सुबह से काम करने के कारण अचानक उसे काम करते करते कब झटकी आ गई उसे पता ही नहीं चला, और सर पर सीमेंट की बोरी ऊपरी मंजिल पर रखते हुए कब उसका पैर फिसला उसे पता ही नहीं चला और वो 4थी मंजिल से नीचे आकर गिरा। फिर सर पर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। अगली सुबह ये बात जब सपना को पता चली तो अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर वो फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही सरला अभी भी रोते रोते अपनी गरीब बहू को ही गालियां दिए जा रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मनहूस है, पहले आते ही इसने मुझे बीमार कर दिया, मेरे बेटे को भी खा गई। अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, मेरे बेटे की बलि चढ़ाकर एक साड़ी के लिए। सामने अपने पति की लाश देखकर और अपनी सास के ताने सुनकर तो अब मानो सपना का भी मन कर रहा था कि वो फांसी लगाकर खुद की जान ले ले, लेकिन तभी उसे अपने गोद में बैठे बच्चे का ख्याल आया और उसकी खातिर वो सब बातें चुपचाप सुनती रही। ऐसे कुछ दिन बीत गए। पहले ही गरीब बहू के जीवन में बड़ी गरीबी थी, लेकिन अब पति के चले जाने से तो उनके घर के हालात और भी बुरे हो गए। इसलिए वो इधर उधर काम ढूंढने लगी, लेकिन उसका बच्चा भी छोटा था, इसलिए कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। और उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया उसकी जेठानी अनीता ने। देख सपना, वो तो मुझे तुझ पर तरस आ गया इसलिए चली आई।
अगर तू मेरे घर का सारा काम कर देगी, साथ ही खेतों में मक्के की फसल बो देगी, तो बदले में मैं तुझे 2 वक्त का खाना, महीने के 500 रुपए, और जब मक्के की फसल हो जाएगी तो कुछ भुट्टे भी दे दूंगी। बोल, मंजूर है? सपना के पास अब और कोई चारा भी नहीं था पेट भरने के लिए। उसने उस वक्त हाँ कर दी। अगले दिन से वो अपनी जेठानी के घर काम पर जाने लगी। साथ ही अपने बच्चे को कमर पर बांधकर वो खेत पर काम करती। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरफ पिसकर वो काम करती और फिर घर आकर अपनी सास की सेवा भी करती। एक शाम वो घर लौटी तो आ गई महारानी, कब से राह देख रही थी। मेरी दवाई खत्म हो गई है, जा कर ले आ। उस रोज ही उसे 500 रुपए तनख्वाह मिली थी। वो जाकर उनसे दवाई लाई। ऐसे कुछ समय बीत गया। अब खेतों की फसल अच्छे से पककर तैयार हो गई। सपना दौड़ी दौड़ी जेठ जेठानी के पास गई। जेठानी जी, इस बार बहुत ही अच्छी फसल पककर तैयार हुई है, चलकर देखिए तो। अनीता और उसके पति ने जब वो फसल देखी तो बहुत खुश हुए। जेठ ने मंडी में अच्छी कीमतों में भुट्टे की फसल बेच दी और चालाक अनीता ने बचे हुए दाने सपना को दे दिए, जिन्हें लेकर वो घर आ गई। वो रसोई में परेशान होकर बैठी हुई थी कि तभी उसकी पड़ोसन सहेली रमा वहां आई। क्या बात है सपना, तो परेशान नजर आ रही है? सपना ने उसे सारी बात बताई। इन दानों का मैं क्या करूंगी रमा? मैंने सोचा था फसल होने पर जेठानी कुछ भुट्टे दे देगी तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, लेकिन ये मेरे किस काम के? अरे तू चाहे तो इनसे भी पैसे कमा सकती है। वो कैसे? पॉपकॉर्न बेचकर। पॉपकॉर्न बेचकर? अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बस फिर क्या था। अगले दिन काम से लौटते ही सपना ने सबसे पहले एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई और उसमें थोड़ा रिफाइंड डालकर उसमें मक्के के दाने डाल दिए। साथ ही उसमें थोड़े मसाले भी डाल दिए। फिर जल्दी से उसने छोटे छोटे लिफाफे बनाकर तैयार कर लिए और एक बड़ी सी टोकरी सर पर रखकर और एक हाथ से गोद में बच्चा थामे बाजार में पॉपकॉर्न बेचने निकल पड़ी। पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न, खिले खिले मसालेदार पॉपकॉर्न। माँ, मुझे भी पॉपकॉर्न खाने हैं। बहन जी, कितने का है पैकेट? जी 20 रुपए। ठीक है, दे दो। जैसे ही उन्होंने पॉपकॉर्न खाए वो बड़े खुश हुए और उन्होंने 2 पैकेट और खरीद लिए। ये देखकर आसपास और भी लोगों की भीड़ लग गई और देखते ही देखते उसके पास और भी ग्राहक आने लगे। उस रोज पहले ही दिन उसने 700 रुपए की कमाई कर ली। ऐसे कुछ दिनों तक वो और पॉपकॉर्न ले जाकर बेचने लगी, जिससे उसके पास कुछ और पैसे आ गए। अब उसने जेठानी का काम छोड़ दिया। अब उसने खुद का एक पॉपकॉर्न का स्टॉल लगा लिया, जिससे अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। उसकी मेहनत और लगन देख उसकी सास भी बहुत खुश हुई और अब उसे समझ आ गया कि उसकी बहू लाखों में एक है।